नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। S&P रेटिंग एजेंसी ने 6 भारतीय बैंकों का आउटलुक बढ़ाया है। अनुमान से अच्छे नतीजे आए टाटा स्टील के। कैश में जो FIIs हैं उन्होंने 5,842 करोड़ की तगड़ी बिकवाली की। कच्चे तेल में अगर देखा जाए तो 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा। वहीं सोने की बढ़त जो देखी गई 2 दिनों में, उस पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आया। मेटल्स में मिला जुला प्रदर्शन। ग्लोबल बाजारों से नरम संकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में चल रहा है। कल के कारोबारी सत्र की बात करें तो बाजार निचले स्तर पर ही बंद हुए। बैंक निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी है, बाजार में दबाव दिखाई दिया। इन तमाम खबरों को हम करेंगे ट्रैक, लेकिन सबसे पहले इकोनॉमी टुडे में नजरें सीधा आर्थिक टॉप लाइंस की तरफ। S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन रेटिंग के लिए आउटलुक को स्थिर से सकारात्मक में बदला। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार पर भरोसा जताते हुए S&P ने 14 साल के बाद भारत को लेकर बदला अपना नजरिया। नियमों का पालन नहीं करने पर RBI ने एडलवाइस ग्रुप की 2 कंपनियां ECL फाइनेंस लिमिटेड और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगाया प्रतिबंध। RBI ने नियामकीय जांच के दौरान मिली कुछ गड़बड़ियों को देखते हुए दोनों कंपनियों के खिलाफ उठाया ये कदम। वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाजार नियामक सेबी हुआ सख्त। किसी तरह की नकल, पहचान, ट्रेडमार्क, लोगो आदि के इस्तेमाल पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को तत्काल कार्रवाई करने का दिया निर्देश। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में भी रिपोर्ट करने के लिए कहा। और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी कि आज गिरावट के साथ खुले बाजार। भारतीय शेयर बाजारों की अगर बात की जाए तो कल भी दबाव के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी, और आज FNO एक्सपायरी का है दिन। उन तमाम आर्थिक खबरों पर रहेगी हमारी नजर। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव खबर के साथ। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन रेटिंग्स को एक पायदान बढ़ाकर अब पॉजिटिव किया है। अभी तक अगर हम देखें तो S&P ने भारत को स्टेबल रेटिंग दी थी, जो भारत की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था और वित्तीय अनुशासन के मद्देनजर इसे अब पॉजिटिव किया गया है। पूरा ब्यौरा देखिए हमारे सहयोगी अजय मिश्र की इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। भारत की तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सरकार की आर्थिक नीतियों में जारी सुधारों ने अब दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया है। देश में बुनियादी ढांचे में निवेश पर सरकार के स्पष्ट फोकस और वित्तीय अनुशासन की वजह से रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को एक पायदान बढ़ा दिया है। भारत की नई सॉवरेन रेटिंग BBB-A3 पॉजिटिव हो गई है, जो पहले BBB-A3 स्टेबल थी। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक रेटिंग में बदलाव इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था अगले 2 से 3 सालों तक जारी रहेगी। चुनावी नतीजों से इतर आर्थिक सुधारों और नीतियों में स्थायित्व बना रहेगा। सरकार के खर्च में सुधार आया है और फोकस बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। साथ ही वित्तीय घाटे और कर्ज पर ब्याज के दबाव के बावजूद वित्तीय अनुशासन बना हुआ है। S&P ग्लोबल ने अपनी ताज़ा रेटिंग के आउटलुक में साफ किया है कि नीतियों के स्थायित्व, सरकार के वित्तीय अनुशासन और बुनियादी ढांचे पर निवेश के फोकस को देखते हुए साफ है कि अगले 24 महीनों में भारत की रेटिंग में और सुधार हो सकता है। एजेंसी के मुताबिक अगर भारत में सरकारी वित्तीय घाटे की स्थिति GDP के 7% के नीचे आती है और RBI लंबे वक्त तक महंगाई को काबू में रखने में कामयाब रहता है तो रेटिंग में सुधार हो सकता है। इसके उल्टे अगर भारत में सरकार की वित्त की स्थिति को संतुलित रखने में अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आती है या फिर चालू खाता घाटा काफी बढ़ जाता है तो रेटिंग वापस स्टेबल पर आ सकती है। S&P ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीते 3 सालों में भारत की औसतन विकास दर 8.1% रही, जो एशिया पैसिफिक में सबसे ज्यादा है। रेटिंग एजेंसी ये भी मानती है कि आर्थिक सुधारों की नीतियां जारी रहीं तो अगले 3 सालों में 7% की विकास दर हासिल करना मुश्किल नहीं। रेटिंग एजेंसी ने भारत की कोविड के बाद की रिकवरी प्रोसेस की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कोविड से पहले के मुकाबले 46% ज्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से साल 2025 में भारत की GDP विकास दर 6.8%, 2026 में 6.9% और 27 में 7% रह सकती है। S&P ग्लोबल ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से कहा है कि साल 2023-24 में भारत में औपचारिक रोजगार सृजन में 11.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने जून 2023 में भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री की रेटिंग को भी 6 से बढ़ाकर के 5 कर दिया था। एजेंसी को उम्मीद है कि मार्च 2025 से पहले RBI अपने मुख्य ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली।
ईटी फोकस में आज ये तो रहेगा ही चर्चा का विषय, लेकिन अगर हम बात करते हैं वित्तीय धोखाधड़ी की तो उसके बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सेबी ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को निर्देश दिया कि वो किसी तरह की भी, जब हम नकल की बात करते हैं, पहचान, ट्रेडमार्क, लोगो आदि के इस्तेमाल पर तत्काल कार्रवाई करें और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में रिपोर्ट करें। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की एक रिपोर्ट के बाद ये निर्देश सामने आए। रिपोर्ट में बताया गया था कि दूसरे देशों के साइबर के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी और निवेश घोटाले का नया तरीका देखा जा रहा है, जिसमें साइबर अपराधी नकली मोबाइल ऐप, वेबसाइट्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के जरिए स्टॉक ब्रोकर्स, वित्तीय सलाहकारों या फिर पूंजी निवेश फर्म्स के जो अधिकारी हैं उनकी नकल कर लोगों को चूना लगा रहे हैं। धोखाधड़ी वाले व्हाट्सएप समूहों का परिचालन कंबोडिया, हांगकांग से होना बताया गया। साइबर अपराधी संदेश ऐसे तैयार करते हैं कि पीड़ितों को लगता है कि एसएमएस सही इकाइयों से आ रहा है और इसी गलतफहमी की वजह से ये कदम उठाया गया है। और इन खबरों के बाद आइए अब सीधे रुख करते हैं दुनिया भर के बाजारों का। गिफ्ट निफ्टी की चाल जो कि लाल निशान पर चल रही थी, आइए सीधे उसका रुख करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी इस वक्त भी दबाव के साथ 34 अंकों में एक रेंज बाउंड कारोबार होता हुआ नजर आया। 22,687 का लेवल गिफ्ट निफ्टी का। सेंसेक्स के ओपनिंग काउंटर्स पर भी नजर डालते हैं क्योंकि एफएनओ एक्सपायरी का आज दिन है। तो सेंसेक्स का ओपनिंग जो डेटा है, हालांकि 74,365 का लेवल है। बैंकिंग और रियलिटी इंडेक्स में बढ़त है, लेकिन 137 अंकों का दबाव देखा जा रहा है। चुनावों से पहले तमाम जो ट्रेड पंडित हैं उनका मानना था कि एक रेंज बाउंड दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आएगा। जब हम बात सेंसेक्स की करते हैं, निफ्टी पर भी नजर डालते हैं कि निफ्टी के ओपनिंग काउंटर्स भी कदम ताल मिलाते हुए सेंसेक्स के साथ 22,617 का लेवल 87 अंकों की गिरावट के साथ। लेकिन इसी गिरावट के माहौल में अब देखते हैं कि टॉप गेनर्स यानी कि वो सुदृढ़ काउंटर्स कौन से हैं जो बाजार को सपोर्ट करने का काम करें। देखिए, बैंकिंग काउंटर लीड कर रहा है चार्ट को। SBI, कोटक बैंक, ONGC, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, यानी 3 अहम बैंकिंग काउंटर्स, एक ऑयल एंड गैस और एक आपके जब ऑटो सेक्टर का लीडिंग काउंटर है, ये बाजार में मजबूती के साथ डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी लूजर्स पैक को देखते हैं कि जहां पर दबाव है और निवेश की अच्छी रणनीति हो सकती है। टाटा स्टील, कल मेटल्स की चाल जो थी वो तेज थी। आज टाटा स्टील में हालांकि नतीजों के दम की अगर बात किया तो कहीं ना कहीं गिरावट स्टॉक में नजर आई। पावर ग्रिड, JSW स्टील, टाइटन, M&M, ये तमाम काउंटर्स दबाव बनाते हुए अहम काउंटर्स है। कुछ ब्लू चिप कंपनियां भी हैं निवेश की रणनीति के साथ। आज अगर देखा जाए तो बाय ऑन डिप का अहम दिन रह सकता है इन काउंटर्स पर अगर हम नजर डालें। ग्लोबल मार्केट का एक अपडेट लेते हैं, सीधा रुख करते हैं यूएस के बाजारों का, जहां पर रिटेल के आंकड़े आने वाले हैं आज। लेकिन डाउ जोन फ्यूचर्स कहीं ना कहीं गिरावट का इशारा करते हुए S&P 500 और नैस्डैक में भी गिरावट का ही दौर उम्मीद की जा रही है। जिस तरह से फेड चेयरमैन ने लगातार अभी रेट कट को लेकर कोई एक क्लियर कट संदेश नहीं दिया, ओपो की स्थिति है उसका असर पड़ता हुआ यूएस के बाजारों की तरफ। रुक करते हैं यूरोपियन बाजारों का, जहां पर हमने कल यूरोपियन मार्केट को 1% टूटते हुए देखा था, लेकिन एशियाई बाजार भी बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। जापानी बेंचमार्क निकाई की हम बात करें, हैंग सेंग की हम बात करते हैं, कॉस्पी, तमाम एशियाई बाजार भी इस तरफ अगर देखें तो बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। क्रूड की अगर बात करें तो 2 दिन की जो तेजी है उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। आज देखते हैं, आज भी $83 प्रति बैरल के आसपास एक रेंज बाउंड दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन में जिस तरह से टेंशन चल रही है उससे लगातार कच्चा तेल उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सूरत हाल हमने आपसे साझा किया तमाम जो ग्लोबल बाजार हैं उनका। लेकिन अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है क्योंकि आज का ईटी फोकस डबल डोज होने वाला है। क्यों, वो भी करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं,
आयुर्वेदिक औषधि है। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी जी जैसे ही एक बटन दबाते हैं तो बुजुर्गों की पेंशन सीधा उनके बैंक खातों में आ जाती है। वैसे ही जब आप वोटिंग के दिन कमल का बटन दबाएंगे तो वोट सीधा मोदी जी को जाएगा। इसीलिए कमल का बटन दबाएं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और आइए अब रुख करते हैं आज की फोकस की तरफ। बात फिनटेक इंडस्ट्री की करते हैं, जहां उनकी लीडर्स की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में शुरू किए गए प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप की अगर हम बात करें और साथ ही साथ फिनटेक रिपोजिटरी, जो ये फैसले लिए गए हैं वो एक बूस्टर डोज साबित होने वाले हैं फिनटेक सेक्टर के लिए। तमाम फिनटेक संस्थाओं को अपने तकनीकी कार्यान्वयन और गतिविधियों के दस्तावेज करने के लिए ये एक साझा मंच देने वाला है। इससे क्या होगा? उद्योगों के प्रति पारदर्शिता आएगी, विश्वास को बढ़ावा मिलेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, डेटा आधारित जो तमाम इनसाइट्स हैं उनका संचालन अब कार्यकुशल तरीके से हो पाएगा, ग्राहकों को एक कुशल अनुभव मिलेगा, वहीं कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा और इंडस्ट्री में ग्रोथ को भी सहायता मिलेगी। ये तो तमाम 3 नए फैसले फिनटेक सेक्टर के लिहाज से लिए गए हैं। रिपोजिटरी की माने तो सीधा फायदा ग्राहकों को पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ विश्वास में बढ़ोतरी होगी और जो व्यक्तिगत और किफ़ायती वित्तीय सॉल्यूशंस हैं उन्हें अब उनकी अवेलेबिलिटी जो है, उनकी पहुंच सुनिश्चित करना और आसान होगा। इन वित्तीय सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और ग्राहकों की संतुष्टि में भी बढ़ोतरी आएगी। प्रवाह पोर्टल की वजह से अब संस्था या व्यक्ति आसानी से नियामकों की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकता है, यानी सिक्योरिटीज पर एक्सचेंज किया जा सकता है। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से रिटेल निवेशकों को आसानी से RBI के रिटेल डायरेक्ट पोर्टल का एक्सेस मिलेगा और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आज का इकोनॉमी टुडे का जो फोकस है वो डबल डोज रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम S&P 500 का जो रेटिंग एजेंसी ने बदलाव किया है भारतीय आर्थिक परिदृश्य को देखकर, उस पर तो चर्चा करेंगे ही। तमाम जो ये 3 फैसले RBI द्वारा फिनटेक सेक्टर के लिए एक बूस्टर डोज साबित होने वाले हैं उस पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ बेहद खास मेहमान चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर चरण सिंह, वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं CEO ईग्रो। डॉक्टर चरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल तो अर्थव्यवस्था से ही हम जुड़ लेते हैं कि किस तरह से जब हम ये जो आउटलुक में बदलाव किया गया है S&P रेटिंग एजेंसी द्वारा, कहीं ना कहीं ये बढ़ती हुई आर्थिक प्रगति के उस डंके की बात करता है तो वैश्विक पटल पर इस वक्त बहुत सुर में बोल रहा है। इसमें दो राय नहीं है और इसका एक बैकग्राउंड पिछोकड़ है। अब देखिए, जब कोविड के मध्य हम लोग थे तो पूरे देश में हमारे यहाँ पर एक बात थी कि हम लोग इतना फिस्कल स्टिमुलस नहीं दे रहे हैं, वित्तीय स्टिमुलस, जितना विदेश में दिया जा रहा है। पर उस टाइम पे हमारी जो सरकार है उन्होंने कहा कि हम जिस तरीके, जितना हमारा पैमाना है, जितना चादर है उतना पैर पसारेंगे, पर हम जिस तरीके उसको कर रहे हैं डिजाइन, कितना इस टाइम पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितने अगले वर्षों में, कितना उसके अगले वर्षों में कर सकते हैं। तो पूरा उसको जैसे फेज्ड मैनर में लेके आए, उस चीज का भी हमें असर दिख रहा है। फिस्कल डेफिसिट जो वित्तीय घाटा है वो हमारा बिल्कुल संतुलन में है और वो कंट्रोल में ही नहीं, आगे लग रहा है कि वो कम होता जाएगा। और उसका एक मूल कारण ये भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 2.1 ट्रिलियन रुपीस का हमें प्रॉफिट डिविडेंड भी आया है। उससे फिस्कल डेफिसिट, हमारा वित्तीय घाटा कंट्रोल में रहेगा। जो विदेश में इतनी कीमतें बढ़ी हैं वो हमारी नहीं बढ़ी हैं, उसका एक कारण यही है कि हम लोगों ने कोविड के समय से लेके अब तक बड़े संतुलन तरीके से अपनी नीतियां बनाई हैं। ग्रोथ बड़ा हाईएस्ट रेट ले रहा है पूरी दुनिया में,
जब पूरी दुनिया में ग्रोथ डगमगा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है और ग्रोथ बहुत बढ़ रही है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और जिस तरीके की नीति बनी और जिस तरीके उस नीति के पीछे दम दिखाया गया है कि हम लोग कुछ भी मुश्किल हो उसमें फिस्कल कंसोलिडेशन पे जोर दें। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो सरकार का खर्चा हुआ है वो भी देखने वाली बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जोर दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। डॉक्टर चरण, आपने बहुत अहम बात की। जब हम कैपेक्स में जो खर्च है उसकी बढ़ोतरी की बात करें, लेकिन हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वित्तीय अनुशासन की डगर से हम डगमगा ना जाएं। ये जो दो धारी तलवार है, इस पर सरकार की पैनी नजर रही, इसका कितना बड़ा असर आप मानते हैं, खास तौर पर जब हम वृहद ढांचागत विकास की बात कर रहे हैं और सतर्क मौद्रिक नीति को लेकर आगे बढ़ने का स्कोप किस लिहाज से आप देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके आपने कहा, ये ट्विन दो धारी तलवार है और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। वित्तीय घाटा भी कम हुआ है और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। और सिर्फ किया ही नहीं है, उसमें जिस तरीके की नीतियों को अनाउंस किया गया, गति शक्ति के बारे में बात कही गई, हम लोगों ने सी पोर्ट्स और वाटरवेज और रोड्स और ट्रेन और फास्ट ट्रेन और फास्ट मेट्रो जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, वो सारी चीजें दिख रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सिर्फ बात नहीं की जा रही है, वो जमीन पे दिखनी शुरू हो गई है। उसका ये कारण, ये जो आपने देखा कि स्टेबल से पॉजिटिव किया है, उसका मूल कारण यही है कि जो नीतियां चल रही हैं और जो आगे लग रहा है नीतियां चलेंगी और जो ग्रोथ रेट हमने इतनी आपत्ति काल में अचीव किया है और लग रहा है जिस गति से हम चल रहे हैं वो आगे भी अचीव करेंगे। इन्होंने भी 7% कहा है, मुझे तो लगता है हम 8% आराम से पहुंच जाएंगे। इनको चौंकाने वाला रेट है। आपने देखा है कि S&P ने आज भी कहा है कि जो हमारे बैंक हैं, मैं बिल्कुल उसी पर आ रही थी डॉक्टर चरण की, बैंकिंग के आउटलुक को भी बढ़ाया गया है। यहाँ पर कोविड के बाद हमने कई अर्थव्यवस्थाओं को जो वैश्विक हैं उन्हें ध्वस्त होते हुए देखा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो वी पैटर्न से वो आगे बढ़ते हुए अब एक स्टेबल दौर से भी ऊपर उठकर तमाम वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की जब हम तुलना उससे करते हैं तो एक ब्राइट स्पॉट है। एब्सोल्युटली, उसका देखिए कारण, देखिए जिस तरीके फाइनेंशियल सेक्टर भी डेवलप हो रहा है, जो आज अपने रिपोर्ट में कहा, उसमें शायद बाद में आएंगे, पर आप देखिए कि S&P ने खुद कल बैंकिंग इंडस्ट्री के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के बारे कहा कि जो 3 इंपॉर्टेंट प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के हैं वो भी घटने वाले हैं। आपने देखा कि इंश्योरेंस सेक्टर ने कल किस तरीके का सर्कुलर निकाला है, आपने देखा सेबी किस तरीके के अनाउंसमेंट्स कर रही है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, पूरा इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटीज इतना बैलेंस, संतुलन तरीके से और इतना दृढ़ विश्वास से आगे चल रहे हैं, जहाँ सरकार की नीतियां एकदम दृढ़, आपने देखा वित्तीय घाटे पे कंट्रोल, और फाइनेंशियल सेक्टर की नीतियां जो तीनों रेगुलेटर दिखा रहे हैं इतनी अच्छी, तो उस तरीके फिर ये S&P और भी रेटिंग एजेंसीज का मानना हो जाता है कि ये इस समय पे ये अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत चल रही है। वही आप उसका असर देख रहे हैं कि ये स्टेबल से, क्योंकि आपने सेबी का जिक्र किया है यहाँ पर, तो हमने देखा कि 2014 जब हम जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करते हैं, जिसका रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया कि उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। हमने देखा 2014 के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 30,000 के लेवल्स के आसपास सेंसेक्स था, अब हमने 75,000 छूते हुए देखा। डीमैट अकाउंट की संख्या अगर हम माने तो वो लगातार बढ़ रही है और इक्विटी बाजार में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल को कितना बड़ा आप कारगर कारक मानते हैं आर्थिक सुदृढ़ता को और आत्मविश्वास को आगे ले जाने के लिए? अब देखिए, जो नीति है, खास करके ये सबसे बड़ा प्रमाण है कोविड के दौरान, यहाँ बाकी के देश अपने वहां पर इतना पैसा फेंक रहे थे कि किसी तरीके हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी गंभीर और थोड़ी संतुलन में रहे। हमारे देश में वैसे नहीं हुआ, पैसा नहीं फेंका गया, लेजर बीम की तरह सारी चीज की गई। राशन अगर दिया जा रहा है, यहाँ कुछ फंडिंग दी जा रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स दिए जा रहे हैं, जो भी किया जा रहा है संतुलन मात्रा में किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि इस समय कितना इसका जरूरत है, कितना अगले वर्ष, कितना उससे अगले वर्ष। इस तरीके की दृढ़ता जो नीति में दूरदृष्टता दिखाई जा रही है, विजन दिखाया जा रहा है, उसका ये सारा असर है। ये एक दिन की नीति का नहीं है, ये पिछले कुछ वर्षों से जो नीति चल रही है। आपने जो सेबी की बात कही, ये क्वेश्चन मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, आप बताइए कौन सा देश है जिसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है
जिसमें स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल भी है, जिसमें स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर भी है और जिसमें स्ट्रॉन्ग मार्केट और डिमांड है। क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर का आपने जिक्र किया, तो आज के ईटी फोकस में हमारा दूसरा फोकस भी इसी तरफ है कि आरबीआई ने जिस तरह से 3 अलग अलग, जब हम प्रवाह पोर्टल की बात करते हैं, फिनटेक रिपोजिटरी की बात करते हैं, जो ऐप की हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, कैसे अकाउंटेबिलिटी को और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा डॉक्टर चरण, खास तौर पर तब जब हम ये तमाम जो वित्तीय सॉल्यूशंस हैं उनकी उपलब्धता एट योर डोर सुनिश्चित करना चाहते हैं विद प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी। आप जो सर्कुलर की रिजर्व बैंक की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा उसको ध्यान से अगर देखेंगे तो उसमें जो नीतियों को आज उन्होंने इंप्लीमेंट किया है वो 1 साल अप्रैल 23 में अनाउंस हो गई थी। प्रवाह नीति जो है अप्रैल 23 में हुई, फिनटेक की दिसंबर 2023 में हुई, फिर अप्रैल 24 में हुई। तो इसका मतलब एक कॉन्टिन्यूटी चल रही है। हम लोगों ने दूरदृष्टा से देखा कि ये चीजें हमें जरूरी हैं। हमें रेगुलेशन के लिए जो ट्रांसपेरेंसी प्रवाह के अंदर ला रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म उसमें कंट्रोल होगा और किस तरीके रेगुलेटरी एंटिटीज उसमें डाल सकेंगी, किस तरीके वहां से पढ़ सकेंगी, वो रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेटरी सीमलेस स्ट्रेंथ जो आएगी, वो 1 साल 2 साल से हम सोच रहे हैं, उसको आज हमने कल रिजर्व बैंक ने जब लॉन्च किया। जब आप फिनटेक की बात करते हैं उसमें भी देखिए उन्होंने 2 तरीके के बिल्कुल भिन्न, फाइनेंशियल सेक्टर फिनटेक कंपनीज उनके लिए अपना पोर्टल है, और जो बैंक्स और फिनटेक को कंबाइन कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को लेके आ रहे हैं, उनके लिए एमटेक फिनटेक, एम फिनटेक का पोर्टल है। तो जिस तरीके ये रेगुलेटर कितनी गहराई से सोच रहा है। आपने जो G-Secs की बात की, वो आपको याद होगा कि मैं रिजर्व बैंक के उन दिनों में काम करता था और हम लोग सोचते थे कि जो मेरे जैसे इंडिविजुअल हैं, पैसा डालना चाहते हैं गिल्ट एज में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कैसे डाल सकते हैं, डायरेक्टली नहीं डाल सकते थे। कितने वर्षों से इस पे विचार किया जा रहा था। अब देखिए उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अभी इंडिविजुअल्स को परमिट कर दिया कि आप किसी बैंक के थ्रू वैसा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बिल्कुल डॉक्टर चरण, कहीं ना कहीं इससे कंपटीशन को, तो हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, लेकिन ये जो तमाम उद्योगों को हम फलते फूलते हुए देखेंगे, उस लिहाज से कहीं ना कहीं फिनटेक सेक्टर के लिए ये क्रांतिकारी कदम होने वाला है। ऑफ कोर्स फिनटेक की जो रिपोजिटरी बनेगी उसमें एक दूसरे से ज्ञान बांटा जाएगा, एक किस्म की लाइब्रेरी होगी। रेगुलेटर को भी पता है कौन सी फिनटेक कंपनी क्या नया चीज लेके आ रही है, और कंपनियों को भी पता है कि रेगुलेटर देख रहा है और हमने नियमित तरीके से डिसिप्लिन में रह के सारा कुछ करना है, ज्यादा एडवेंचरस नहीं होना है। एक भयभीत की वो जिसको कहते हैं इनोवेशन होगी, क्रिएटिविटी होगी, पर एडवेंचरिज्म नहीं होगा, तो उससे सेफ्टी भी बनी रहेगी, एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिलेगा, तो वो तो सर्टेनली फायदा होगा ही होगा। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खोला है इंडिविजुअल्स के लिए म्यूचुअल फंड है, इक्विटी मार्केट है, अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो जो लोग बड़े कंजर्वेटिव और सेफ्टी करते हैं और रिस्क अवर्स होते हैं, बिल्कुल उनको एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल गया। बिल्कुल, और ये एकीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहेगा। डॉक्टर चरण, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इन दोनों मुद्दों पर साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इकोनॉमी टुडे में सुबह सवेरे जुड़ने के लिए। तो ये दोनों खबरें जो थी वो आर्थिक जगत के लिहाज से बेहद सकारात्मक, जब हम S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जिसमें भारत के आउटलुक की अगर हम बात करें उसे बढ़ाया गया है, वहीं बात करते हैं जो RBI द्वारा ये फैसले ले गए फिनटेक सेक्टर के लिए क्रांतिकारी अध्याय के रूप में। और आइए अब सीधे रुक करते हैं आज कारोबारी जगत की कुछ अहम खबरों का, लेकिन अंदाज रहेगा फटाफट। नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने ईडलवाइस ग्रुप की 2 कंपनियों ECL फाइनेंस लिमिटेड और ईडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक के आदेश के मुताबिक ECL फाइनेंस लिमिटेड पर तत्काल प्रभाव से होलसेल एक्सपोजर से जुड़े किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि रीपेमेंट और खातों को बंद करने संबंधित गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी। साथ ही केंद्रीय बैंक ने ईडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटी रिसीट्स का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की ओर से पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी AGI ग्रीनपैक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बाजार नियामक द्वारा यह जुर्माना कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज पर सही, पर्याप्त और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध न कराने को लेकर लगाया गया है। सेबी ने आदेश में कहा कि अगर कंपनी 45 दिनों के अंदर जुर्माना नहीं चुकाती तो सेबी अधिनियम 1992 की धारा 28A के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें ब्याज के साथ कंपनी की चल या अचल संपत्तियों को अटैच किया जा सकता है।
केंद्र सरकार की टेली मानस हेल्पलाइन, जिसे भारत के राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, को अक्टूबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से 10 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं, जिससे प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन औसतन 3500 कॉल प्राप्त होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई। इंडिगो एयरलाइन ने महिलाओं के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर के जरिए महिलाएं वेब चेक इन के समय उन सीटों के बारे में जान सकती जो अन्य महिला यात्रियों द्वारा पहले ही बुक की जा चुकी है। एयरलाइन ने मार्केट रिसर्च करने के बाद यह फीचर शुरू किया है। इस सुविधा का उद्देश्य महिला यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को और अधिक आरामदायक बनाना है। अदानी ग्रुप ने मई में अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी ग्रीन एनर्जी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रमोटर इकाइयों ने 2162 करोड़ रुपए में अदानी एंटरप्राइजेज के 72.70 लाख शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा इन इकाइयों ने अदानी ग्रीन एनर्जी के 1.39 करोड़ शेयर खरीदे हैं, जिनकी वैल्यू 2507 करोड़ रुपए है। ये सौदे 10 से 23 मई के बीच कई खेप में हुए। देश की सबसे बड़ी किराना एवं रिटेलर रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने क्विक कॉमर्स की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अब अपना डिलीवरी समय घटाकर 30 मिनट कर दिया है। कंपनी अगले महीने प्रमुख 8 महानगरों में 30 मिनट में डिलीवरी सेवा शुरू करेगी और जल्दी इसका दायरा 20 से 30 बड़े शहरों तक पहुंच जाएगा। पिछले साल कंपनी ने नवी मुंबई में जियो मार्ट एक्सप्रेस फॉर्मेट के तहत 90 मिनट में चुनिंदा ग्राहकों और अपने कर्मचारियों के लिए राशन डिलीवरी का पायलट चरण शुरू किया था। श्नाइडर इलेक्ट्रिक ग्रुप के स्वामित्व वाली लॉरिटज नुडसेन का इरादा अगले 3 साल के दौरान करीब 850 करोड़ रुपए का रणनीतिक निवेश करना है, ताकि खुद को भारत के इलेक्ट्रिक क्षेत्र में अहम कंपनी के तौर पर स्थापित किया जा सके। साल 2020 में श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने 14,000 करोड़ रुपए में लार्सन एंड टुब्रो के इलेक्ट्रिक और ऑटोमेशन कारोबार L&T स्विच गियर का अधिग्रहण किया था। देश भर में ट्रैवल सर्विसेज की रफ्तार पकड़ने के साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस ने टाइम टू ट्रैवल ऑफर शुरू किया है, जिसके तहत मुसाफिर सिर्फ 1177 रुपए में एयर टिकट बुक कर सकते हैं। यह ऑफर 29 मई से 30 जून तक वैलिड है। इसमें ट्रैवलर्स 30 सितंबर 2024 तक की बुकिंग पर यह ऑफर हासिल कर सकते हैं। ऑफरों के तहत टिकटों की बुकिंग की सुविधा एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट, एप्लीकेशन और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और फिलहाल इकोनॉमी टुडे में आज के बस इतना ही। आपसे फिर कल मुलाकात होगी एक नई ईटी फोकस के साथ। तब तक मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।